मैं मनोज सिंह। रसिया यूक्रेन समस्या पर हम वार्ता करेंगे और यह जानने का प्रयास करेंगे क्या रसिया यूक्रेन पर न्यूक्लियर वार कर सकता है, परमाणु बम से उसके ऊपर हमला कर सकता है, हाइड्रोजन बम से हमला कर सकता है। क्या यूक्रेन को परमाणु बम के लिए तैयार रहना चाहिए, न्यूक्लियर वार के लिए अपने आप को प्रिपेयर्ड रखना चाहिए? तो कहीं ना कहीं आज रसिया जो न्यूक्लियर वार की धमकी दे रहा है, इसके मूल में जब हम जाएं, यह यूक्रेन के ऊपर लगातार हमला जारी रखे हुए है बालात तरीके से, तो इसके पीछे जो मूल कारण है वो बैलेंस ऑफ पावर में यूक्रेन का बेहद कमजोर होना रसिया के सामने। अगर यूक्रेन आज परमाणु शक्ति संपन्न होता तो जिस तरीके से बालात आक्रमण रसिया के द्वारा यूक्रेन पर किया गया है, शायद इस तरीके से आक्रमण न किया गया होता। आज जो वारफील्ड बना हुआ है वो यूक्रेन में बना हुआ है। यूक्रेन का ही इंफ्रास्ट्रक्चर, यूक्रेन की आवासीय बस्तियां सभी उजड़ रहे हैं और वहीं पर रसिया की निसंदेह सैनिक हानि हो रही होगी, लेकिन उसकी तुलना में मास डिस्ट्रक्शन की जब हम बात करते हैं तो वह यूक्रेन को झेलना पड़ रहा है। तो रसिया ने अपनी डिफेंस पावर को बढ़ाने के लिए न्यूक्लियर वार की धमकी दी, लेकिन वास्तव में रसिया भी जानता है न्यूक्लियर वार की दिशा में जाने का क्या परिणाम होता है, क्योंकि संपूर्ण दुनिया ने देखा कि 1945 में जब जापान के ऊपर न्यूक्लियर वार से हमला किया गया था, जिसका दर्द आज भी जापान कहीं न कहीं रेडियो एक्टिविटी के प्रभाव के कारण झेल रहा है। आज भी वहां अपंग संतानें पैदा होती हैं। वहां के आबोहवा में आज भी रेडियो एक्टिव तत्व मौजूद हैं, जो हिरोशिमा और नागासाकी के लिए एक अभिशाप से कम नहीं है। किसी कवि ने ठीक ही कहा था, हिरोशिमा नागासाकी पर भीषण अणुबम विस्फोटन, मानवता के मर्मस्थल का कब ये मिटेगा दोषा प्रण। शायद यही दोषा प्रण लेने की हिम्मत आज पुतिन फिर कर रहे हैं, जिसे कहीं न कहीं पूरी मानवता शर्मसार होगी। हमारी सभ्यतागत विकास पर भी एक अपने आप में प्रश्न है, लेकिन इस बात से भी खारिज नहीं किया जा सकता कि पुतिन रसिया के लिए आज एक मजबूत नेतृत्व के रूप में उभर करके सामने आए हैं। किसी समय रसिया में मजबूत नेतृत्व के रूप में स्टालिन हुआ करते थे, जिन्होंने 25 सालों तक रसिया के शासन को संचालित किया और जिन्हें रसिया, संयुक्त रसिया में व्यापक जनसमर्थन हासिल था। और दूसरे नेता के रूप में ब्रेजनेव का नाम लिया जाता है, जिन्होंने 20 वर्षों तक रसिया की शासन सत्ता को संचालित किया। लेकिन रसिया के विखंडित होने, यूनाइटेड रसिया से मात्र रूस बनने के बाद अगर किसी नेतृत्व का उभार हुआ है, किसी ने अपने नेतृत्व की ताकत को रसिया की जनता के सामने या विश्व के सामने लोहा मनवाया है, तो ऐसे नेता का नाम जॉर्ज व्लादिमीर इवानोविच पुतिन है। कहीं न कहीं इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। रसिया आर्थिक पैमाने पर काफी आगे निकल चुका है। वहीं पर जब 1991 और 92 के दौरान अपनी ग्लासनोस्ट प्रस्ताविका नीति के कारण रसिया खंड खंड हो गया था, उसके बाद से रसिया बेहद कमजोर हो गया था। जहां लोग ब्रेड के लिए तरसते थे, तो नेतृत्व की ताकत के बल पर रसिया ने अपनी क्षमता को पहचान करके, उसको यूटिलाइज करके आज पुनः एक महाशक्ति बन चुका है।
और उसके नेता निर्विवाद रूप से जॉर्ज व्लादिमीर इल्वोविच पुतिन हैं। पुतिन रसिया संविधान के तहत राष्ट्रपति की लगातार रहने का प्राविधान नहीं है कि 2 बार से ज्यादा कोई राष्ट्रपति नहीं रह सकता। तो पुतिन ने खुद को प्राइम मिनिस्टर पद पर पदस्थापित करते हुए अपने ही मित्र त्रिमेदवेदेव को राष्ट्रपति बनाया और पुनः रशियन संविधान में संशोधन करते हुए राष्ट्रपति के पद पर आसीन हुए। तो इस बात से पुतिन की ताकत का एहसास आप लोग को हो गया होगा। पुतिन नहीं चाहते कि नाटो की सेना उनके सीमावर्ती राष्ट्रों में अपने प्रभुत्व को जमाए, अपना बेस बनाए। और पुतिन ने रसिया को टूटते हुए अपनी आंखों से देखा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उनके मन में संयुक्त रसिया का एक स्वप्न भी है और उन महान नेताओं की ऐतिहासिक गाथाएं भी हैं जो उन्हें उत्प्रेरित करती है उस महानता को पुनः प्राप्त करने की। यूक्रेन भी कभी न कभी रसिया का हिस्सा रहा है। ऐसे में पुतिन चाहते हैं कि यूक्रेन रसिया का तो भाग नहीं हो सकता, तो कम से कम रसिया के प्रभाव में रहने वाला राष्ट्र तो अवश्य रहे। कुछ इन्हीं उद्देश्यों की वजह से उन्होंने युद्ध का खुले तौर पर ऐलान कर दिया। जबकि युद्ध की विभीषिका और परिणाम से वो बखूबी वाकिफ है। न्यूक्लियर वार की धमकी जो उन्होंने दी है वो डिटरेंस पावर, भयादोहन क्रिएट करने के लिए दिया है। जिस भयादोहन से कोई भी महाशक्ति युद्ध में सीधे तौर पर भाग न ले सके और वह अपने इच्छित तरीकों और लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल हो सके। लेकिन अभी तक जो युद्ध के परिणाम हैं वो किसी के पक्ष में जाते हुए नहीं दिख रहे हैं। लेकिन यह भी सत्य है कि रसिया के सामने यूक्रेन का लड़ पाना भी अपने आप में संभव होता हुआ नहीं दिखाई पड़ रहा है। और अंततः इस युद्ध को शांति के रास्ते और समझौते की मेज पर ही इसके परिणाम को निकलना है। तो भारत का जनमानस या पूरा विश्व का जनमानस यही चाहता है कि दोनों राष्ट्र आपस में बैठकर आपसी विवादों को समाधान की दिशा में आगे ले जाएं, जिससे कि वहां के सिविलियंस, वहां के जो नागरिक हैं जिनका कोई योगदान नहीं है इन सारी चीजों में, वो अपने जीवन को सही प्रकार से गुजार पाएं। भारत ने इसमें पूरी तरीके से तटस्थ रहने का निर्णय लिया है। शायद यह भारत के लिए अच्छा भी है। जबकि यूक्रेन बार बार विभिन्न प्रकार के वैश्विक मंचों पर भारत के विरोध में खड़ा होता रहा है, उसके बावजूद भी भारत ने अपनी मानवता की संवेदनशीलता को दिखाते हुए इन दोनों राष्ट्रों के प्रति तटस्थ होने का निर्णय लिया। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।